कल्पना कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ एक हंसते खेलते सफर पर निकले हों, एक खेल प्रतियोगिता के लिए, जहां जीत या हार का सबसे बड़ा जोखिम सिर्फ एक स्कोर बोर्ड पर होता है। लेकिन अचानक आसमान साफ नहीं रहता, बादल गहराने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी, उम्मीद, रिश्ते और यहाँ तक कि नैतिकता की सीमाएं भी। ये है फ्लाइट 571 की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा, जहां 16 लोगों ने मौत के बीच जिंदगी को हराया और दुनिया को दिखा दिया कि इंसानी आत्मा बर्फ से भी ज्यादा ठंडी परिस्थितियों में भी गर्म रह सकती है, अगर उसमें उम्मीद की एक चिंगारी बाकी हो। मैं सिमरन कौर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। अब चलिए इस असंभव सी लगने वाली यात्रा पर, उस बर्फीले नरक में जहाँ इंसान ने इंसानियत को नए मायनों में परखा। 13 अक्टूबर 1972 की सुबह मोंटेवीडियो, उरुग्वे में हल्की धूप खिली थी। कारास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उरुग्वे वायुसेना की फ्लाइट 571 तैयार खड़ी थी। यह एक फेयरचाइल्ड FH-27D विमान था, जो उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी क्लब की युवा रग्बी टीम को उनके दोस्तों और परिवार के साथ चिली के सैंटियागो ले जाने वाला था। विमान में कुल 45 यात्री और 5 क्रू सदस्य सवार थे। हंसी मजाक और उत्साह से भरे ये युवा एक रग्बी मैच के लिए जा रहे थे, बिना यह जाने कि उनकी यह यात्रा इतिहास की सबसे दर्दनाक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक बन जाएगी। नंदो पेराडो, एक 22 साल का रग्बी खिलाड़ी, अपनी मां यूजेनिया और बहन सुसाना के साथ विमान में सवार था। रॉबर्टो कैनेसा, एक 19 साल का चिकित्सा छात्र, अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। विमान में माहौल हल्का था, लेकिन कुछ यात्रियों को मौसम की खराबी की चिंता थी। पायलट कर्नल जूलियो सेसार फेरेरास अनुभवी थे, लेकिन सह पायलट डांटे हेक्टर लागुरारा के लिए यह पहला मौका था जब वह एंडीज के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। 12 अक्टूबर को विमान ने मोंटेवीडियो से उड़ान भरी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात भर रुकना पड़ा। अगले दिन 13 अक्टूबर को मौसम अभी भी पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन पायलट ने उड़ान भरने का फैसला किया। दोपहर करीब 2:30 बजे विमान ने मेंडोजा से सैंटियागो के लिए उड़ान भरी। जैसे ही विमान एंडीज पर्वतों के ऊपर पहुंचा, बादल घने होने लगे। सह पायलट लागुरारा ने सैंटियागो हवाई यातायात नियंत्रण को सूचित किया कि वे कुरी को पास पार कर चुके हैं और उतरना शुरू कर रहे हैं, लेकिन यह एक घातक गलती थी। वे अभी पास से 60 से 70 किलोमीटर दूर थे। दोपहर 3:34 पर विमान का पूंछ वाला हिस्सा एक चट्टान से टकराया। तेज आवाज के साथ पूंछ और दोनों पंख टूट गए। विमान अनियंत्रित होकर एक बर्फीले हिमनद पर फिसलने लगा। कुछ ही पलों में 12 लोग, 3 क्रू सदस्य और 9 यात्री मारे गए। बाकी 33 लोग जो अभी जीवित थे, बिखरे हुए सामान, टूटे हुए सीटों और मलबेहों के बीच फंस गए। नंदो पेराडो बेहोश हो गया था, उसका सिर चट्टान से टकराया था। रॉबर्टो कैनेसा, जो चोटों से बच गया था, तुरंत अपने दोस्तों की मदद के लिए दौड़ा। दुर्घटना के बाद का दृश्य भयावह था। बर्फ से ढका पहाड़, चारों ओर ठंड और मृतकों के शरीर बिखरे हुए। बचे हुए लोगों में से कई घायल थे। रॉबर्टो, जो चिकित्सा का छात्र था, ने तुरंत घायलों की देखभाल शुरू की। उसने टूटे हुए कांच और धातु के टुकड़ों से घावों को सिलने की कोशिश की। नंदो की मां यूजेनिया की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी बहन सुसाना बुरी तरह घायल थी। नंदो, जो अभी भी बेहोश था, को मृत समझ लिया गया था, लेकिन रात के समय वह होश में आया और अपनी बहन को देखकर टूट गया। पहली रात सबसे भयानक थी। तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे चला गया। बचे हुए लोग विमान के टूटे हुए हिस्से में शरण ले रहे थे, जहां उन्होंने गर्मी के लिए सामान जलाया। भोजन की तलाश में उन्हें केवल थोड़ा चॉकलेट, कुछ बिस्किट और शराब मिली। ये भोजन कुछ दिनों तक ही पर्याप्त था। रात में बचे हुए लोग एक दूसरे से सटकर सोए, लेकिन ठंड इतनी थी कि नींद आना मुश्किल था। हर कोई डर के साए में था। क्या बचाव दल आएगा? क्या वे जीवित रह पाएंगे? दिन बीतते गए और भोजन खत्म हो गया। बचे हुए लोगों को पहले तो छोटे छोटे टुकड़े खाने पड़े, चॉकलेट के टुकड़े, शराब की बूंदें और यहाँ तक कि टूथपेस्ट भी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। 10वें दिन रॉबर्टो कैनेसा ने एक भयानक सुझाव दिया। हमें मृतकों का मांस खाना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। कई ने इसे अनैतिक और घृणित बताया, कुछ ने धार्मिक कारणों से मना किया, लेकिन भूख और ठंड ने उन्हें मजबूर कर दिया। रॉबर्टो ने अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग करते हुए टूटे हुए कांच के टुकड़ों से मृतकों के शरीर से मांस निकालना शुरू किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी की नैतिकता को चुनौती दी। नंदो पेराडो, जो अपनी मां और बहन को खो चुका था, ने इस निर्णय को स्वीकार करने में सबसे ज्यादा कठिनाई महसूस की। उसने कहा, यह मेरे लिए मेरी मां का अपमान जैसा था,
लेकिन मैं जीवित रहना चाहता था। बचे हुए लोगों ने एक दूसरे से वादा किया कि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो बाकी लोग उनके शरीर का उपयोग कर सकते हैं। यह एक ऐसा समझौता था जो उनकी आत्मा को झकझोर गया। 16 अक्टूबर को एक और त्रासदी हुई। एक हिमस्खलन ने विमान के मलबे को दबा दिया, जिसमें 8 और लोग मारे गए। अब केवल 27 लोग बचे थे। हिमस्खलन ने उनके आश्रय को नष्ट कर दिया और अब वे पूरी तरह बर्फ के बीच खुले में थे। कुछ लोग निराश हो चुके थे। रॉय हार्ले, एक अन्य रग्बी खिलाड़ी, ने कहा, हमें लग रहा था कि भगवान भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन नंदो और रॉबर्टो ने हार नहीं मानी। उन्होंने बचे हुए लोगों को प्रेरित किया कि वे एकजुट रहें और उम्मीद न छोड़ें। रेडियो, जो दुर्घटना में टूट गया था, को ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। फिर एक छोटे से रेडियो पर खबर सुनी गई कि बचाव अभियान बंद कर दिया गया है। यह सुनकर सभी का दिल टूट गया। कार्लोस पेज ने रोते हुए कहा, वे हमें मरा हुआ समझ रहे हैं। लेकिन नंदो ने कहा, अगर वे नहीं आएंगे तो हम खुद जाएंगे। 60 दिन बीत चुके थे। भोजन की कमी, ठंड और मृत्यु के डर ने सभी को तोड़ दिया था। लेकिन नंदो और रॉबर्टो ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे पहाड़ों को पार करके चिल्ली पहुंचेंगे और मदद मांगेंगे। यह एक असंभव सा काम था। उनके पास न तो गर्म कपड़े थे, न ही पर्याप्त भोजन। फिर भी 12 दिसंबर 1972 को नंदो, रॉबर्टो और एक अन्य साथी एंटोनियो वाइजेंटिन ने यात्रा शुरू की। वे बर्फीले पहाड़ों, खतरनाक घाटियों और नदियों को पार करने लगे। उनके पास एक स्लीपिंग बैग था जिसे उन्होंने बारी बारी से इस्तेमाल किया। रास्ते में उन्हें मृतकों के शरीर से लिया हुआ मांस खाना पड़ा। कई बार वे फिसल कर गिरे, लेकिन एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। नंदो ने कहा, मैं अपनी बहन के लिए जीवित रहना चाहता हूँ। लेकिन रास्ते में एंटोनियो की हालत बिगड़ने लगी और उसे वापस भेज दिया गया। नंदो और रॉबर्टो ने 10 दिनों तक यात्रा की। वे 60 किलोमीटर से ज्यादा चले, बिना नक्शे, बिना कंपास, केवल सूरज की दिशा का अनुमान लगाकर। 20 दिसंबर को वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें एक चिली का किसान सर्जियो कैटालान मिला। शुरू में सर्जियो को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुम भूत तो नहीं हो? लेकिन जब नंदो ने अपनी कहानी सुनाई तो सर्जियो ने तुरंत मदद की। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर नजदीकी पुलिस चौकी को सूचित किया। 22 दिसंबर 1972 को चिली वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हुए। नंदो उनके साथ था क्योंकि वह अकेला था जो सटीक स्थान बता सकता था। बर्फ में ढका विमान ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन नंदो की मदद से हेलीकॉप्टर सही जगह पहुंचे। पहली उड़ान में 7 लोगों को बचाया गया। अगले दिन 23 दिसंबर को बाकी 9 लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। कुल 16 लोग जीवित बचे। बचाव के बाद बचे हुए लोगों को सैंटियागो के एक अस्पताल में ले जाया गया। उनकी हालत खराब थी, कुपोषण, ठंड से जमी त्वचा और मनोवैज्ञानिक आघात, लेकिन वे जीवित थे। रॉबर्टो ने कहा, हमने असंभव को संभव किया। दुनिया भर में यह खबर फैल गई। अखबारों ने इसे एंडीज का चमत्कार कहा। लेकिन बचे हुए लोगों के लिए ये केवल खुशी का क्षण नहीं था। उन्हें समाज के सवालों का सामना करना पड़ा। नरभक्षण की बात ने कई लोगों को चौंका दिया। कुछ ने इसे अनैतिक कहा तो कुछ ने इसे जीवित रहने की मजबूरी। नंदो ने कहा, हमने अपने दोस्तों को खोया, लेकिन उनकी वजह से हम जीवित रहे। बचे हुए लोग आज भी हर साल 22 दिसंबर को मिलते हैं। रॉबर्टो कैनेसा अब एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और उन्होंने अपनी किताब आई हैड टू सर्वाइव में इस अनुभव को साझा किया। नंदो पेराडो एक प्रेरक वक्ता बन गए जो दुनिया भर में अपनी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी ने कई किताबें, वृत्तचित्र और फिल्में प्रेरित की। 1993 की फिल्म अलाइव और 2023 की सोसाइटी ऑफ द स्नो ने इस घटना को दुनिया के सामने लाया। यह कहानी मानव की जीवित रहने की इच्छा, साहस और नैतिकता की जटिलताओं को दर्शाती है। फ्लाइट 571 की कहानी केवल एक त्रासदी नहीं है, ये मानव आत्मा की ताकत, दोस्ती और जीवित रहने की इच्छा की कहानी है। बेहतर दिनों तक 16 लोगों ने ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने का चमत्कार किया जो असंभव लगती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरी रात में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कर हमें कमेंट करके बताएं। कहानी को देखने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।